नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दुष्यंत शर्मा क्लासेस पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में दो वीडियो में भाषा के बारे में जाना था। अब हम अपनी अगली वीडियो में वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण विचार करेंगे कि वर्ण होता क्या है और स्वरों का वर्गीकरण भी इसमें पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड ना कर सकें, जिसके और टुकड़े ना हो सकें, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि भाषा की जो ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि के लिखित रूप को भी हम वर्ण कहते हैं। जिसके और खंड ना किए जा सकें उसको हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, वर्ण कहते हैं। दूसरा हम क्या कहते हैं? कि जिसके खंड ना किए जा सकें, खंड ना किए जा सकें, खंड ना किए जा सकें उसको हम वर्ण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जिसके खंड ना किए जा सके उसको वर्ण कहते हैं और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है, किसके खंड नहीं किया जा सकते? जिस वर्ण के खंड नहीं किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया नीला, नीला। अब इस नीला को आप विश्लेषण करेंगे, वर्तनी विश्लेषण करेंगे इसका, तो कैसे लिखेंगे? न धन ई ल धन आ। अब जैसे कि ये वर्ण हैं, इनको आप और अधिक शब्दों में नहीं तोड़ सकते, और अधिक इसको नहीं तोड़ सकते, आप इनको और अधिक नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या हो गए? ये आपके वर्ण हो गए। ठीक है, तो क्या कहते हैं? भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है। किसी भी चीज़ को आप बोलेंगे तो इन्हीं रूपों में आप बोलेंगे, इन्हीं से प्रारंभ करेंगे, इन्हीं से आप किसी भी भाषा को बनाएंगे। तो ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जिसके खंड नहीं किए जा सकते, तो हम इनके और अधिक खंड नहीं कर सकते। अब अगला क्या आता है? ध्वनि का लिखित रूप। हम किसी भी चीज़ को अगर बोलते हैं, भाषा में लाते हैं, तो इन्हीं वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ कि भाषा का ये ध्वनि का लिखित रूप है। अगला आता है आपका वर्तनी विश्लेषण। आप इन सबको आगे पढ़ेंगे। अगर किसी भी चीज़ को अपन खोल रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बड़ा करना, उसको हम विश्लेषण कहते हैं। तो ये क्या है? नीला पूरा शब्द था, उसको हमने खोल दिया, तो ये क्या हो गया? विश्लेषण। एक अगला आता है आपका संश्लेषण, वर्तनी संश्लेषण बोलते हैं उसको। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया स्वास्थ्य, जैसे कि मैंने एक शब्द क्या लिया? स्वास्थ्य। अब इसको आप कैसे करेंगे? श के नीचे हलंत, व के नीचे हलंत, आ, श, थ और ये स्वास्थ्य हो गया। वर्तनी विश्लेषण के जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट होता है आपका वर्तनी संश्लेषण। संश्लेषण, विश्लेषण मीन्स होता है अगर खोलना, तो संश्लेषण मीन्स होता है जोड़ना। अगर हम इस शब्द को अगर ये दे रखा है उसको इस रूप में ले आए तो वो आपका वर्तनी संश्लेषण होगा। इसी प्रकार अगर ये दे रखा है उसको इस रूप में ले जाएं, उसके खंड कर दें, तो ये क्या होगा? आपका वर्तनी विश्लेषण होगा। अब आते हैं मूल वर्णों की। हिंदी भाषा में मैंने आपको बताया मूल वर्ण 44 होते हैं। मूल वर्ण की संख्या कितनी है? मूल वर्णों की संख्या है 44। और हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है कितनी? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है?
52 वर्णों की संख्या है। मूल वर्ण में 11 स्वर, कितने? मूल वर्ण में कितने स्वर? मूल वर्ण में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल वर्णों में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल वर्णों में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। मूल वर्णों में जो आपके स्वर होते हैं वो आ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक, और एक आता है आपका ऋषि। एक क्या आता है आपका? ऋषि। ये होते हैं आपके स्वर, ठीक है। मूल स्वर इनको क्या बोलेंगे? मूल स्वर। अतः मूल स्वरों की संख्या है कितनी आपकी? 11 और मूल व्यंजनों की संख्या है आपकी 33। अब बात आती है कि मूल वर्ण और ये वर्णमाला में ये 8 वर्णों का अंतर क्यों है? क्या बात आती है कि ये मूल वर्ण और वर्णमाला में 8 वर्णों का अंतर क्यों है? वो कौन से वर्ण हैं, वो क्यों नहीं लिए गए हैं, ये अंतर आता है। क्या अंतर आता है कि ये 8 वर्णों का अंतर क्यों है? इसमें वो वर्ण नहीं लिए गए हैं दोस्तों जो मूल वर्णों से ही मिलकर बने गए हैं। अतः जो वर्ण मूल वर्णों से ही मिलकर बने हैं उन्हें हम वर्णमाला में लिखते हैं और मूल वर्णों में जोड़ते नहीं हैं। क्या बोला मैंने? जो सब वर्ण मूल वर्णों से ही मिलकर बने हैं उनको हम मूल वर्णों में नहीं जोड़ते हैं, उनको हमने वर्णमाला में लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण भाषा परिवर्तनशील है तो परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से कई किताबों में आपको और अधिक भी देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 56 भी देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि अब मूल वर्ण मैंने 44 बताए, ठीक है, और ये वर्णमाला में 52 बताए। तो वो 8 वर्ण कौन से हैं? वो 8 वर्णों को हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं कौन से? संयुक्ताक्षर, जिनको हमने मूल वर्णों में नहीं रखा है। सबसे पहले कौन से आते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर आप सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है छ, त्र, ज्ञ और ऋषि और श्र। कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। जैसा कि आप जानते हैं छ बनता है आपका क और सा से मिलकर, क और सा से मिलकर। त्र बनता है आपका त और रा से मिलकर, त्र का इससे मिलकर बनता है त और रा से मिलकर। ज्ञ बनता है आपका ज और ज्ञ से मिलकर, ज किससे मिलकर बनता है? ज और ज्ञ से मिलकर। ऋषि मिलता है आपका, श्र मिलता है, श्र किससे मिलकर बनता है आपका? श और रा से मिलकर। श्र किससे मिलकर बनता है? श और रा से मिलकर। ये हमारे मूल वर्णों में इनकी गिनती की जा चुकी है दोस्तों, इनकी गिनती मूल वर्णों में की जा चुकी है और इनसे मिलकर ही ये शब्द बन रहे हैं। इसीलिए हमने इनको मूल वर्णों में नहीं रखा है। हमने क्यों नहीं रखा है इसको मूल वर्णों में? क्योंकि ये मूल वर्णों से मिलकर बने। अतः हम कह सकते हैं कि मूल वर्णों में उन वर्णों को नहीं रखा गया है जो कि मूल वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब कितने हो गए? 4 ये हो गए, 4। टोटल कितने थे? 8। अब बचे कितने? 4। कितने बचे? 4। अब अगले आते हैं आपके अंग। अंग कौन से आते हैं? अंग। इसको हम इस प्रकार से भी रखते हैं और इसको इस प्रकार से विसर्ग भी रखते हैं। क्या वो रखते हैं? इसको इस प्रकार से रखते हैं और इसको इस प्रकार से रखते हैं। इनका भी अब आप पूछेंगे ये किससे मिलकर बने हैं? जैसे कि आप एक शब्द लेते हैं डंडा। डंडा, डंडा को आप इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी सही है, और डंडा को आप इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी सही है। दोनों ही शब्द सही हैं। अतः ये हमने मूल वर्णों में लिख रखा है। मूल वर्ण में इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, मूल वर्ण में हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं और कभी कभी इसके जगह पर इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हमने इस शब्द में प्रयोग किया है तो शब्द दोनों सही हैं, ठीक है ना, दोनों शब्द सही है। अब इसका प्रयोग हम कब ऐसे करते हैं? पंचमाक्षर होता है जब। क्या होता है दोस्तों? पंचमाक्षर होता है। जैसे कि मैंने एक शब्द और लेता हूं, चंचल। क्या लिया मैंने? चंचल। कोई कोई इसको इस प्रकार से लिखता है और कोई कोई इसको इस प्रकार से लिखता है। शब्द दोनों ही सही हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से लिखा गया और इसको इस प्रकार से लिखा गया। जैसे कि ये शब्द है च।
क्या है शब्द च, तो इसका पंचमा अक्षर कौन सा होता है, ये होता है, इसलिए इससे पहले इसका प्रयोग किया गया। अगर इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं तो इसका प्रयोग हम कर लेती हैं, अतः इसके अनुसार हमारे ये दोनों ही सही हैं। अब अगला आता है हमारा ये विसर्ग। विसर्ग हमारा ह से मिलकर बना होता है, किससे, ह से मिलकर बना होता है। हम इसकी जगह इसको भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा एक शब्द आता है दुख, दुख, तो इसमें हमने इसका प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब कितने वर्ण हो गए हमारे, 4 हमारे संयुक्ताक्षर हो गए, 2 वर्ण हमारे ये हो गए, टोटल हो गए 6 वर्ण। कितने वर्ण हो गए, 6। अब बचते हमारे 2 वर्ण। अब 2 वर्ण वो कौन से बचे, एक आते हैं आपके द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन जिनको बोलते हैं, उनको कौन से होते हैं, एक तो ये होता है और एक दूसरा ये होता है। कौन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इन दोनों को भी मूल वर्णों में नहीं रखा गया है। ठीक है, इनकी कहा जाता है कि ये ड, ठीक है, इसका रूप है और ये इसका रूप है, इसलिए इनको मूल वर्णों में नहीं रखा गया है। दोस्तों क्यों नहीं रखा गया है मूल वर्णों में, क्योंकि ये इसका रूप है, ये इसका रूप है, इनको हम पहले ही मूल वर्णों में रख चुके हैं, इसलिए हम इन दोनों को मूल वर्णों में नहीं रखते हैं। अतः हमारे टोटल कितने वर्ण हो गए, 8 वर्ण, जिनको हमने मूल वर्णों में नहीं रखा है। इसलिए हम 11 मूल स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं जिनको हमने मूल वर्णों में रखा है। इस प्रकार से मूल वर्णों की टोटल संख्या 44 हो जाती है और वर्णमाला में कुल संख्या 52 होती है वर्णों की। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे कि स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कैसे बांटा गया है, उस चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर होता क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि स्वर होता क्या है। क्या होता है स्वर, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए। मैंने क्या कहा, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए। उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थ है कि इनको बोलने में किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो। जैसे कि हम व्यंजन लेते हैं क, अगर इसको आप विश्लेषण करेंगे, बोलेंगे, तो इसमें आ की आपको ध्वनि सुनाई देगी, अर्थात यह स्वतंत्र नहीं है क्योंकि इसमें आ के साथ बोला जा रहा है। और लेकिन अगर हम एक ध्वनि स्वर में लेते हैं आ, क्या लेते हैं, आ, अगर हम ध्वनि स्वयं में लेते हैं आ, तो इसको देखते हैं कि इसके उच्चारण में किसी और ध्वनि का नाद नहीं होता है, किसी और ध्वनि को हमें सुनाई नहीं देती, अतः यह स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इनके उच्चारण में बाधा उत्पन्न ना हो, बिना बाधा के हो, बिना बाधा के उच्चारण हो। क्या बोला मैंने, बिना बाधा के उच्चारण हो। अतः इनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा ना आए। स्वर निर्वात गति हो, निर्वात गति से इसका उच्चारण हो। स्वर क्या होता है, स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, बिना बाधा के हो, निर्वात गति से हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। कितनी है दोस्तों स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या 11 है। मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या हम 10 लिखते हैं। अब 10 लिखते हैं अर्थात एक स्वर की मात्रा नहीं लिखते हैं, वो होता है आपका आ।
आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। जो आगे स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं, जैसे कि आ की मात्रा ये होती है, किसी भी शब्द के पीछे आप लगा देते हैं वो आ की मात्रा होती है। ई की मात्रा होती है, क्या होती है ई की मात्रा, ये। बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है ये लगा देते हैं हम बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही सभी की मात्राएं होती हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जानते होंगे, तो मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है आपके उत्पत्ति के अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। अब हम क्या करेंगे, स्वर्गों का वर्गीकरण। स्वर्गों के वर्गीकरण पढ़ते हैं दोस्तों। स्वर्गों को कई प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर, या फिर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। स्वर्गों का क्या पढ़ रहे हैं हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर या उद्गम के आधार पर या इतिहास के आधार पर। दोस्तों इतिहास, स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति एक ही चीज़ है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हमने दो भागों में बांटा गया है। इतिहास या स्रोत, उद्गम की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है आपका मूल स्वर। कौन कौन से, सबसे पहले मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। दो प्रकार से, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मूल स्वर होते हैं आपके आ, ई, उ और री। ये आपके मूल शब्दों में, अर्थात चार वर्ण हुए हैं आपके जो मूल स्वरों में रखा गया है। अब इसके आगे आपके आते हैं संधि स्वर। संधि स्वरों को दो रूप में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। संधि स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक दीर्घ स्वर, नंबर एक दीर्घ स्वर और आपका संयुक्त स्वर। दूसरा कौन सा आता है, संयुक्त स्वर। चार ये हो चुके दोस्तों। टोटल हमने कितने स्वर पढ़े थे, 11। चार ये हो चुके। अब आपके 7 बचते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं, तीर स्वर में कौन से आते हैं जिनका हम बड़े बोलते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। तो वो आपके किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्वर स्वयं से ही मिलकर बनते हैं, बड़े होते हैं। जैसे कि आ को हम कह सकते हैं कि आ और आ से मिलकर एक बड़ा आ मिलता है। उसी प्रकार ई, ऊ, ऐसे एक बोलेंगे हम दीर्घ स्वर। उसी प्रकार संयुक्त स्वर जो किसी असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं कि एक समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर वो होते हैं जो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, जो बचे हुए हैं ए क्या क्या हो गए, आ, ई, उ, री हो गए, आ, ई, उ भी हो गए। तो क्या बचे, ए, ओ और कौन सा बचा दोस्तों, औ। ठीक है दोस्तों, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 और 3 7 और 4 ये हो गए। तो टोटल स्वर कितने हो गए, 11। इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, अर्थात ये असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये किन स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ये है ए किन स्वरों से मिलकर बना है, अ और ई से मिलकर बना है आपका क्या, ए। बड़ा ए किससे मिलकर बना है, ये मिला है आपका अ और ए से मिलकर आपका क्या बना है, ए। और ओ किससे मिलकर बना है, ओ मिलकर बना है आपका आ और ऊ से मिलकर आ और ऊ से मिलकर आपका ओ बना है। अब अगला आता है आपका औ। ये किससे मिलकर बना है, आ और ओ से मिलकर आपका औ बना है। क्यों, इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्योंकि ये असमान स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों
उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत या उद्गम के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मूल स्वर और दूसरा आता है संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, आ ई उ री। मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री, ये हमारे मूल स्वरों में आते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? संधि स्वरों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ ई और उ। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ। ठीक है, इन दीर्घ स्वर वो होते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अगला वर्गीकरण आता है हमारा दूसरे नंबर का, कौन सा? उच्चारण कालमान के आधार पर। किसके? उच्चारण कालमान के आधार पर। उच्चारण कालमान के आधार पर या मात्रा के आधार पर, या मात्रा के आधार पर। मात्रा क्या होता है दोस्तों? मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। क्या होता है मात्रा? उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा है सामने, उच्चारण कालमान के आधार पर, मतलब मात्रा के आधार पर। और मात्रा का अर्थ भी क्या होता है कि उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। उच्चारण कालमान के आधार पर हिंदी में 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। अगर हम बात करें संस्कृत की, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, उच्चारण कालमान के आधार पर या मात्रा के आधार पर। अगर संस्कृत में बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, और वो तीसरा है आपका कौन सा? प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। दोस्तों, उच्चारण कालमान या मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, वो भी संस्कृत में। लेकिन हिंदी में बांटा गया है 2, ह्रस्व और दीर्घ। और संस्कृत में 3 में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। दोस्तों, ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। अर्थात इनकी उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय लगने के कारण इसको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिमात्रिक स्वर, क्योंकि इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राओं का स्वर लगता है? समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर में या एक मात्रिक स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले आता है आपका अ, ई, उ और रे। ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। दोस्तों, कौन से में आते हैं? ह्रस्व स्वर में। अब दूसरा आपका कौन सा आता है? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर जिनकी उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। 4 ये हो गए, बचे कितने? 7। जो भी बचे हुए हैं वो आपके द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर में आएंगे। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए दोस्तों? 4 ये हो गए। ये कितने हो गए आपके? 4 और 3 7। टोटल स्वर कितने हो गए? मूल स्वर कितने थे? 11। टोटल स्वर हो गए आपके 11। अब आता है आपका संस्कृत का प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में इस 3 प्रकार का बना होता है। 3 प्रकार का बना होता है, और एक होता है आपका इस प्रकार का ढ प्रकार। इसको दोस्तों अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अवग्रह। इनका प्रयोग एक विशेष परिस्थिति में किया जाता है। विशेष परिस्थिति में जैसे कि किसी को आप पुकारते हैं, जैसे कि आप किसी को नाम लेके तेज ध्वनि में पुकारते हैं, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। या किसी नाटक या संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप बोलते हैं राम, ध्वनि को खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कहीं कहीं लिखा भी देखा होगा राम, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अवग्रह का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा ओम, क्या ओम, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लुत स्वर का संस्कृत में आता है, संस्कृत में इसका वर्गीकरण किया गया है और इसका प्रयोग हम इस प्रकार से देखने को मिलता है। सबसे पहले आप किसी को पुकारने में या फिर किसी के नाटक या संवाद में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने देखा उच्चारण, कालमान या मात्रा के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार का वर्गीकरण जो कि जीवा के आधार पर वर्गीकरण है। किस प्रकार से? जीवा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं दोस्तों जीवा के आधार पर वर्गीकरण। जीवा के आधार पर वर्गीकरण, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर वर्गीकरण दोस्तों तीन प्रकार से किया गया है। जीवा के हमारे तीन भाग होते हैं। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि जीवा के तीन भाग होते हैं, एक अग्र, पश्च और मध्य। अग्र, पश्च और मध्य। आगे वाले भाग को अग्र भाग बोलते हैं, बीच वाले भाग को मध्य भाग बोलते हैं और पीछे वाले भाग को हम पश्च भाग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्रभाग। अग्रभाग में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं आपके? अग्रभाग में आपके आते हैं ई, आई। कौन कौन से? ई, आई। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीवा का अगला भाग सक्रिय होता है, अगले भाग का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप बोल के देखिए इन शब्दों को, ए आई। अगर अब इस प्रकार से आप बोलेंगे तो आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे जीवा का अगला भाग सक्रिय है। अगले भाग की मदद से हम इन स्वरों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से आगे आता है आपका मध्य भाग। कौन सा आता है दोस्तों? मध्य भाग में क्या होता है दोस्तों? इस जो वर्ण आता है उसका उच्चारण हम अपने जीवा के मध्य भाग से करते हैं। किससे करते हैं? मध्य भाग से। इसमें कौन सा वर्ण आता है दोस्तों? अ। आप इसका उच्चारण करके देखिए, धीमे से बोल के देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि हमारे इस वर्ण का उच्चारण, इस स्वर का उच्चारण हमारे जीवा के मध्य भाग से हो रहा है। अब अगला कौन सा आता है दोस्तों? पश्च भाग। कौन सा आता है? पश्च भाग। हमारे टोटल मूल स्वर कितने हैं? 11। कितने हो चुके हैं? 5। कितने हो चुके हैं दोस्तों? 5। अब बचते कितने हैं? 6। वो सभी हमारे किससे? पश्च भाग से उच्चारण होता है। तो आप देखते हैं पश्च भाग में कौन कौन से आएंगे? ये आएगा, आ आएगा, ठीक है, ऊ आएगा, ऊ आएगा, ठीक है दोस्तों, ओ आएगा, औ आएगा और रे आएगा। कौन कौन से आएगा? आ आएगा, ऊ आएगा, औ आएगा और रे आएगा। इनका उच्चारण हम अपने जीवा के पश्च भाग, पिछले भाग की मदद से इनका उच्चारण करते हैं, इसलिए इनको पश्च भाग में रखा गया है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जीवा के आधार पर वर्गीकरण होता है, वो 3 प्रकार से हो गया, अग्र, मध्य, पश्च, और मैंने तीनों में जो वर्ण आते हैं, जो स्वर आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया।